नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आप लोगों के लिए मैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले मैंने आपके 3 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हैं, जिसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपकी किसी भी परीक्षा में यूपी का, चाहे वो लेखपाल हो, बीडीओ हो या फिर कोई अन्य परीक्षा हो, टीचिंग से रिलेटेड कोई परीक्षा हो, स्टेट लेवल पर जो भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, उन सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी, इस सीरीज़ को आप पसंद करें, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी मित्र किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करें। मैंने इस सीरीज़ का एक टारगेट फिक्स किया है कि हिंदी में आपके 25 प्रश्न आएंगे लेखपाल में, तो 25 में 25 प्रश्न आपको सही करने हैं। यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, डेली ये वीडियोस देखते हैं, तो मैं इस बात का निश्चित कर सकती हूँ कि आपके 25 में से 25 प्रश्न अवश्य सही हो जाएंगे। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है 61। इससे पहले मैंने जो आपके 3 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हैं, उसमें मैंने 20-20 करके इस चैप्टर को कंप्लीट करवाया। ये वर्णमाला का चैप्टर है। आज 61 है और वर्णमाला चैप्टर से आज ही अंतिम है आपका टेस्ट। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? इसमें हालांकि उत्तर दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए माँ, या बी वा, सी ऊ, या डी आ। तो इसमें यदि आपको ओष्ठ वाले वर्ण याद हैं तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। हालांकि इसमें ऑप्शन आपका उत्तर दिया हुआ कि जो डी है, डी हमारा क्या है? ये एक व्यंजन नहीं है, ये हमारा एक स्वर है। और बाकी जो तीनों ही हैं यह ओष्ठ हैं। यदि आप इनको बोलेंगे माँ या वा या ऊ, तो इसमें आपके ओष्ठ का यूज़ हो रहा है। आप देखिए, आप अगर यदि आप लोग को याद नहीं हो रहा तो आप उस वर्ण को बोल लीजिए। बोलने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वह कंठ ध्वनि है या ओष्ठ ध्वनि है या दंत ध्वनि है या मूर्धा ध्वनि है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है, बड़ा। अगला प्रश्न है 62। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ए क ख ग, बी च छ य, सी त थ न, या डी ट ठ ण। तो यदि आप लोग को अल्प प्राण का जो कोड मैंने आप लोग को बताया हुआ है, यदि आपने जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे, प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी, हिंदी प्रैक्टिस सेट का और ग्रामीण परिवेश का। वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख लीजिए। उसमें मैंने कई सारी ट्रिक बताई हैं आपको अल्प प्राण याद करने की और महाप्राण की, घोष की, अघोष की, जिससे आप आसानी से उन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो अल्प प्राण की जो मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, वह आपकी 135 थी। अब 135 कैसे आप याद, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि 135 ये कोड कैसा है? तो आपके जो ये का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग थे ना, उसकी पहली लाइन, तीसरी लाइन व 5वीं लाइन, इन लाइनों में जो भी आपके वर्ण आ रहे हैं वो सभी आपके अल्प प्राण हैं। और दूसरे और वह चौथे में आपके जो वर्ण आएंगे वह आपके महाप्राण हैं। यदि आपको वो कोड नहीं याद आ रहा हो तो आप जिन ध्वनियों में आपकी कम श्वास यूज हो, कम हवा के यूज हो, वह हमारे अल्प प्राण है। और जिस वर्ण में आपकी ध्वनि ज़्यादा यूज़ हो तो वह आपके महाप्राण है। जैसे अगर आप क ख ग बोलेंगे ना, तो क हमारा पहले पे आता है और खा दूसरे पे आता है, यानी कि ये आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये महाप्राण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए कट हो जाता है। इसी तरह से जब आप बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं तो च छ ज झा, तो आपका ये मुझे ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि ये पहला है, फिर उसके बाद ये तीसरा है और ये 5वां है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी उत्तर मिल गया है इसका। फिर भी हम लोग चेक करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह से आप एग्जामिनेशन में कैसे चेक करेंगे। तो ता के बाद में था आ रहा है, यानी आपका ये कट हो गया, इसमें महाप्राण आ गया है। उसके बाद में आपका जो डी है ऑप्शन ट ठ ड़, इसी तरह से ये 2 भी है जो था, ये भी आपका दूसरे पे आ रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाता है। देखिए इसमें उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 63। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। अभी इस बात पे आप गौर दीजिएगा कि इन्होंने नहीं पूछा है ना, ये नहीं पूछा है कि होता क्या है। ए रंग, बी आकाश, सी जाति, या डी अक्षर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों ने देख लिया है। तो इसमें आप वर्ण अगर बोलेंगे तो वर्ण एक रंग को भी बोलते हैं, कलर को भी हम लोग वर्ण के ही क्रम में रखेंगे। और वर्ण जो है उसको आकाश नहीं कहते हैं। वर्ण जाति में भी आता है, वर्ण व्यवस्था होती है, उसमें 4 बताई गई हैं, शूद्र हैं, और वर्ण एक अक्षर भी है, लेकिन वर्ण आकाश नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह एकदम सही है। बाकी तीनों चीज़ों को आप वर्ण से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 64 है, कौन वर्ण घोष नहीं है? मतलब इसमें आपका घोष वर्ण को पहचानना है कि कौन सा घोष नहीं है। ए रा, बी ता, सी सा, या डी ड। तो इन चारों में से एक ऐसा वर्ण है जो घोष नहीं है।
घोष वर्ण का मैंने जो कोड बताया था वह आपका बताया था 3, 4, 5, यानी आपके जो क्रम है उसमें तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन में जितने भी वर्ण आएंगे वह आपके घोष होंगे। और अघोष कौन से होंगे? अघोष की 1, 2 यानी कि 12 कोड है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, आपको आसानी से हो जाएगी। तो यदि आप देखें त, थ, द, ध, तो यानी अघोष हमारा जो है वो ता पे आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपका उत्तर हो जाता है, क्योंकि यह क्या है, ता एक अघोष वर्ण है, ना कि घोष वर्ण है। बाकी रा, सा और डा ये तीनों ही घोष हैं। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, बी, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या डी, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है बहुत निकट के दिए हुए हैं, जिससे आप लोग को एग्जाम में इसी तरह से गलती होती है, आपके जो ऑप्शन से कंफ्यूजिंग है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ हैं उनको ही हम लोग अनुस्वार कहते हैं। इसमें देखिए स्वर के साथ आने वाली ये भी ऑप्शन दिया, कुछ लोग इसको ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, लेकिन गलत है। स्वर के बाद जब नासिक ही आएगा तभी आप अनुसार होगा वहाँ पे। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे। ए, कृपा, बी, कृष्ण, सी, दृष्टि, या डी, रिवाज। तो इस प्रश्न का उत्तर जैसे कि आप लोगों ने सभी ने टिक कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है रिवाज, उसमें री का यूज़ नहीं हुआ है। बाकी कृपा, कृष्ण और दृष्टि तीनों में ही नीचे देखिए ऋ का यूज़ हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंतव्य वर्ण है? इस प्रश्न के ऑप्शन है ए या, बी चा, सी ता, या डी ऊ। और यदि आप लोग को दंतव्य व्यंजन याद होंगे तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह आपका एकदम सही है। दंतव्य व्यंजन जितने भी हैं वह ता, था, दा, धा, ना, इस तरह के ये सारे होते हैं। तो ये आपका जो ये चा दिया हुआ है, चा कैसा है? चा तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है, 68 प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए, मूर्धा, बी, कंठ, सी, तालु, या डी, दंत। अब आपको यदि ये सारे स्थान पता होंगे, उच्चारण स्थान, तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर लेंगे। तो यदि आप लोग ये देखें कि आपको कचट तप याद है, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, और का से आप कंठ याद रखिए, और चा से तालव्य, और टा से आपका हो जाएगा मूर्धा। तो इसी तरह से आप देखिए का जो है वो किस में जो घा है वह किसके उच्चारण स्थान में है? क, ख, ग, घ, यानी जो हमारा घ है वह हमारा किस में आ रहा है? कंठ वर्ड में आ रहा है, यानी कि का वर्ग में आ रहा है। तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न है 69, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? अब ये यदि आप लोगों को हिंदी शब्दकोश आपने देखा होगा तो ये सारे जितने भी वर्ड हैं वो शब्दकोश के अनुसार ही लगेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये बस वर्णमाला, यदि आपको सही से वर्णमाला का क्रम याद है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, संतान, सकल और सक्षम और सचल, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 70, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? ए, था, बी, का, सी, वा, या डी, चा। अब ये वर्ण दिए हुए हैं, इसमें आपको महाप्राण देखना है। तो महाप्राण की एक ट्रिक है कि आप जब महाप्राण वर्ण को बोलेंगे तो उसमें अधिक वायु का यूज होगा। जैसे आप था बोलेंगे या का बोलेंगे। और महाप्राण की एक ये भी ट्रिक है कि आपका जो 24 कोड है इसका, यानी कि दूसरा और चौथे जो क्रम है वह आपके सभी महाप्राण होंगे जितने भी। तो का वर्ग जो है ना यह आपका पहले पे है, यानी कि का वर्ग ये आपका नहीं हो सकता है। का ये खा होता तो खा आपका महाप्राण होता, लेकिन अल्प प्राण है का। उसके ता, था, जो था है आपका वह महाप्राण है, क्योंकि ता के बाद में था आता जो सेकंड नंबर पे आता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और सी, वा भी नहीं है, और डी, चा भी नहीं, क्योंकि चा वर्ग में वह पहले स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है, और वा जो है आपका वो तीसरे स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है 71, हिंदी शब्दकोश में आ व आहा ये किस वर्ण के साथ आता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए, औ, बी, छोटा, सी, अंगा, या डी, बड़ा। तो आपके जो अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों, इनको अनुस्वार व विसर्ग कहते हैं, और इन दोनों को मिला के अयोगवाह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अयोगवाह वर्ण कौन से हैं तो वह आपके अंगा और आहा हो जाएंगे, जो कि एक अनुस्वार है और दूसरा विसर्ग है।
और यह दोनों आपके जो आते हैं हमेशा छोटे आ के साथ में आते हैं। आप देख रहे हैं ये प्रश्न में ही पूछा है किस वर्ण के साथ में, और यहाँ उत्तर भी उन्होंने दे रखा है। यदि आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं तो आपको आसानी से उसके उत्तर क्वेश्चन में छिपा होता है। अगला प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा वर्ण जो है वह ऑप्शन ए का हलंत शा, का हलंत चा, या सी का हलंत छा, या का हलंत शा। तो इसमें शा तो आता है, लेकिन कौन सा शा आता है? इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका कट हो गया। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, या तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर सही है। का हलंत प्लस ये वाला षटकोण वाला जो सा है वह छा वर्ण में आता है। अगला प्रश्न है 73, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ए कारखाना, बी अमिताभ, सी कलरब, या डी चहचहाना। अब अमात्रिक है, इसका मतलब है जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं ऑप्शन ए कारखाना, इसमें भी आपका प्रयोग हुआ है, और यदि आप ये देख रहे हैं कि अमिताभ, इसमें भी आपका आ का प्रयोग हुआ, लेकिन जो कलरब है इसमें आपका किसी मात्रा का प्रयोग नहीं, ये अमात्रिक है। जबकि चहचहाना ये भी मात्रिक ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला प्रश्न है 74 प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पे ला किस प्रकार की ध्वनि है? ए पार्श्विक ध्वनि, बी उच्छिप्त ध्वनि, सी प्रकंपित ध्वनि, या डी संघर्षशील ध्वनि। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। जो ला है वह आपका पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न है 75, हिंदी की वा ध्वनि कैसी है? ए दंत ध्वनि, बी ओष्ठ ध्वनि, या सी वर्त्य ध्वनि, या डी आपका तालव्य ध्वनि। तो यदि आप लोग को याद हो कि दंत ध्वनि या ओष्ठ ध्वनि आप लोग को याद होनी चाहिए कि पा से शुरू होती, पा फा वा। तो वा जो है आपका थर्ड रो में आता है। यह एक कैसा है? यह एक सघोष भी है। अगर आपसे पूछा जाए वह कैसा है, यह एक सघोष भी है। तो आपकी जो वा ध्वनि है वह ओष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है? का ऑप्शन ए बी छा, सी ता, या डी पा। अब इससे मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया है कि पा जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है। तो पा आपकी जो है वह ओष्ठ ध्वनि है, तो ये कट हो जाता है क्योंकि इन्होंने दंत ध्वनि को पूछा है। उसके बाद आप का कैसी ध्वनि है? का आपकी कंठ ध्वनि है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी कट हो जाता है। अब आपका दंत ध्वनि को आपको देखना है, तो दंत ध्वनि आपका जो ता है ऑप्शन नंबर सी वह आपकी दंत ध्वनि है। और यदि आपसे चा पूछा जाए चा किस प्रकार की ध्वनि है, तो यह आपका तालव्य है। मैंने चारों के बारे में बता दिया है। अगला प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत और विव्रत होते दो प्रकार के स्वर होते हैं, तो आपको इसमें पहचाना है कि संवृत कौन सा स्वर है। ऑप्शन ए बड़ा आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ई, या ऑप्शन डी ए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी सही है। छोटा ई जो है वह हमारा संवृत है। और यदि देखिए इन दोनों में बड़ी, ये तीनों में बड़ी की पाई लगी हुई, बड़ा आ और ओ और ए, अगर इनकी जगह पे यहाँ पे ए होता या छोटा आ होता तो वह हमारा संवृत के अंतर्गत आता। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 78, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? अब दंतोष्ठ यदि आपको पता होगा, ये आप दंत ध्वनि मत लगाइएगा, दंत और दंतोष्ठ दोनों मिला के है, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। ऑप्शन है ए था, बी फा, या सी मा, या डी वा। दंतोष्ठ ध्वनि का मतलब है कि आपके जो ऊपर के दांत हैं और प्लस नीचे का ओंठ है, इससे जो आपके वर्ण निकलते हैं वह दंतोष्ठ ध्वनि कहलाते हैं। तो आपका जो था है वह भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो फा है वह भी गलत, क्योंकि यह एक ओष्ठ ध्वनि है, दंतोष्ठ नहीं है। ऑप्शन जो मा है वह भी नहीं है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वा, यह एक दंतोष्ठ ध्वनि है। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। जो वा है बिना पेट चिरा वाला, तो यह आपका दंत ओष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है 79, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? अब मूर्धन्य ध्वनियाँ इसमें दी हुई हैं एक ऑप्शन में, वो आपको देखना है। ऑप्शन ए च छ ज झ, बी ट ठ ड़ ण, सी प फ ब भ, या डी त ध ध या धा। तो यदि आप लोग को कचट तप याद है, क च ट
त, ये का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है। अब ये आपका कंठ है प्लस ये आपका जो है ये तालव्य है, और जो आपका टा है वह आपका मूर्धन्य है। तो आप देखिए मूर्धन्य वाला जो है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी टा ठ ड ढ डा। तो ये वाला जो आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। पूर्व की तरह ही क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ आप लोग फिर से इसको नोट करिए कि तालव्य ध्वनि कौन सी है। आप क, च, ट और त और पा। तो कंठ हो जाएगा, फिर तालव्य हो जाएगा, फिर मूर्धन्य हो जाएगा और फिर आपका दंत हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि तालव्य व्यंजन पूछा है, तो तालव्य आपको कौन सा हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा। तो चा वर्ग देखिए किसमें है, ऑप्शन ए जो है च छ ज झ वह आपका तालव्य ध्वनियाँ है। और अगर आपसे पूछा जाए का कैसा है, तो ये कंठ ध्वनियाँ है। और जो आपका टा वर्ग है जो पूर्व में मैंने आपको बताया, तो ये कैसा है, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ है। और दंत कौन सी ध्वनियाँ है आपकी, त थ द ध न, ऑप्शन नंबर सी ये आपका दंत ध्वनियाँ। इस तरह से इस सीरीज़ का ये अंतिम प्रश्न था। आप लोग को ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप लोग की ये एग्ज़ाम परीक्षा में ये महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पे इसको शेयर करिएगा, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। आपकी तरफ से बस यही इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।